आज तो हम लोग बात हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात कर रहे थे पेशेंट एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर मान लिया किसी के ट्यूबरकुलोसिस का आज हुआ है तो पेशेंट को क्या क्या एजुकेट करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट हो गया उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको ट्यूबरकुलोसिस और उनके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और सेल्फ केयर के बारे में सही नॉलेज देना। ठीक है। तो मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है कि जो पेशेंट है अपनी मेडिकेशंस जो है उसकी मेडिसिन्स है प्रॉपरली लेना उसका। ठीक है। इन्फेक्शन दूसरों को कैसे ना फैलाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को और कंप्लीट रिकवरी कैसे इसको। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एजुकेट करके वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा उसका ड्रग रेजिस्टेंस कम होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी पेशेंट की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेक्स मेडिसिन एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब्ड। जो पेशेंट होगा पेशेंट को सभी क्या दी जाती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग वहाँ पे प्रेस्क्राइब की जाती हैं। ठीक है। तो उसका डोज, उसकी टाइमिंग और ड्यूरेशन डॉक्टर्स के अनुसार ही वहाँ पे लेना चाहिए। अगर कोई मेडिसिन्स अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा बंद नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मेडिसिन प्रॉपर नहीं ली जाएंगे तो फिर वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होंगे कम्प्लीटली और वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड है डू नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट इवन इफ सिम्टम्स इम्प्रूव। तो जो एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी है शुरू करने के कुछ वीक्स के बाद वहाँ पे कफ, फीवर और वीकनेस जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं कम होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे कम हो गए हैं तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कम्प्लीटली वहाँ पे इरेडिकेट हो गया है। ठीक है। तो अगर वहाँ पे इस कंडीशन मान लिया उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, और सिम्टम्स अपीयर होना धीरे धीरे कम हो गए हैं, तो पेशेंट को तब भी वहाँ पे जो ट्रीटमेंट की टाइमिंग है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, उसको कंप्लीट वहाँ पे लेना चाहिए, बीच में नहीं रोकना चाहिए। नहीं तो बचे हुए जो बैक्टीरिया होंगे वो फिर से मल्टीप्लाई करने लगेंगे और वहाँ पे डिजीज़ दोबारा काज हो सकती है। और जब दोबारा काज होगी तो कैसी होगी, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट रहता है, कह सकते थेरेपी रहती है, उसका कंप्लीट वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कवर माउथ वाइल कफिंग। अगर पेशेंट को वहाँ पे कफ या स्नीजिंग आती है तो वो अपना माउथ और नोज़ हमेशा टिश्यू या हैंड चीफ से क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो केवल वहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो इन्वायरमेंट में वहाँ पे नहीं स्प्रेड होगा। और इससे क्या होगा, जब इन्वायरमेंट में नहीं स्प्रेड होगा तो जो अदर जो वहाँ पे पर्सन्स हैं उनको भी वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कारण से क्या करना चाहिए, वहाँ पे इन्फेक्शन को रिस्क होने से रिड्यूस करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ टिश्यू या किसी चीज़ से उसको ढक लेना चाहिए। एल्बो हो सकता है, एल्बो से ढक लेना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी हाइजीन्स को मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क, वहाँ पे स्प्रेड होने का रिस्क कह सकते हैं कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वेयर अ मास्क अनटिल एडवाइज अदरवाइज। ठीक है। तो मेनली जब डॉक्टर वहाँ पे ये ना बताए कि पेशेंट अब इन्फेक्शन नहीं है तब तक वहाँ पे मास्क लगाना चाहिए। मास्क क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को वहाँ पे स्प्रेड होने से रोकने का काम करता है। मोस्टली कहाँ पे, हॉस्पिटल है या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बहुत सारी जो क्राउडेड एरिया रहती है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स हो गए, ठीक, फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके पास अगर वो जाएँ तो क्या करें, मास्क लगा के रखें। ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा मेंटेन न्यूट्रिशनल डाइट। तो न्यूट्रिशनल डाइट भी ट्यूबरकुलोसिस की कर सकते रिकवरी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। क्योंकि जो डाइट अगर हम कंटिन्यूस वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, हेल्दी फैट हो, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, इससे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा और इसके अलावा वहाँ पे जो बॉडी टिश्यू होंगी उनकी रिपेयरिंग भी फास्ट होगी, वेट गेन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशनल लेंगे, न्यूट्रिशन डाइट को मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट है एडवाइस अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होगा, जो लंग्स हैं, लंग्स
कि जो म्यूकोसा होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होगा वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा अल्कोहल की बात की जाए तो ये लीवर के लिए हार्मफुल होता है, तो वहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलोज ड्रग जो रहेगी वो भी लीवर पे इफेक्ट डालती है, तो दोबारा कह सकते हैं दोहरा इफेक्ट पड़ेगा। इस कारण से वहाँ पे अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग हो गई या अल्कोहल हो गया, ये दोनों ही कह सकते हैं वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेंगे, वीक करते हैं। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होगा, उससे वहाँ पे जो रिकवरी होगी वो भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा स्मोकिंग क्या कर सकता है, तो ये स्मोकिंग मेनली हमारे जो इम्यून सिस्टम को होगा वो वीक करेगा। अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो वहाँ पे पेशेंट की रिकवरी भी स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को क्या करना चाहिए, स्मोकिंग या अल्कोहल तो कम्प्लीटली वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है अटेंड द ऑल फॉलोअप विजिट्स। तो जो पेशेंट हैं सभी को फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे वहाँ पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, विजिट से वहाँ पे जो डॉक्टर्स होगा वो स्पुटम एग्जामिनेशन करवाएगा, वेट को मॉनिटर करेगा, ड्रग के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, ट्रीटमेंट का रिस्पांस कैसा है, और इसके अलावा ओवरऑल जो हेल्थ होगी उसका वहाँ पे डॉक्टर असेसमेंट करता है, ठीक है। रेगुलर फॉलोअप चेकअप से क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उसकी सही डायरेक्शन में चल रहा है वो या नहीं चल रहा है, इसका हम पता लगा सकते हैं। और वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस या फिर कोई होने के चांसेज अगर हैं तो भी हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकरेज क्लोज कॉन्टैक्ट टू गेट स्क्रीन्ड इफ़ दे डेवलप सिम्टम्स। अगर पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स या कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में परसिस्टेंट वहाँ पे मतलब आया है और उसको परसिस्टेंट कफ की कंडीशन डेवलप हो ही रही है 2 वीक से ज़्यादा, या फिर फीवर हो रहा है, नाइट सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे तुरंत ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग नहीं देंगे, ठीक है, सॉरी, तो उसकी क्या करेंगे, तुरंत हम ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, अर्ली जब स्क्रीनिंग करवाएंगे तो जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स होंगे या फिर जो ट्रीटमेंट अगर वहाँ पे पॉजिटिव आता है तो हम तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट होने से क्या होगा, जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे कम्युनिटी भी हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो ये थे पेशेंट एजुकेशन के बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या डिजीज़ होती है, कैसे मैनेज करते हैं, ओके क्लास। तो आज यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के बाद निमोनिया। तो निमोनिया के बारे में भी शुरू करना है, ओके। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है निमोनिया। तो निमोनिया, चलिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस वर्ल्ड वाइड। तो जो निमोनिया है वर्ल्ड वाइड डिजीज़ होती है, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इसमें भी हमारे लंग्स होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स में मेनली हमारी एल्व्यूलाई, ठीक है, जो एल्व्यूलाई रहेगी वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड कह लो या फिर पस हो जाता है, वो अकुमुलेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो इफेक्ट होगा, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी, ठीक है। तो अप्रॉक्स मैंने बताया वर्ल्ड वाइड है, तो अप्रॉक्स वही कह सकते हैं लगभग ये हर एक कंट्री में ये डिजीज़ पाई जाती है, ठीक है। और मोस्टली इसमें इफेक्ट कौन से होते हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, एडल्ट्स हैं, एल्डरली पीपल्स हैं, सभी कह सकते हैं, हर एक एज के पीपल्स वहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। वही बताया, इट कैन अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एज बट इन सम सीवियर इन इन्फेंट्स, ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल्स विद वीक इम्यून सिस्टम। तो निमोनिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसमें कौन हो गया, जैसे इन्फेंट्स हो गए, जो ओल्ड एज के हो गए, ठीक है। इन्फेंट्स में भी अप्रॉक्स वही 1 ईयर से जो कम एज के चाइल्ड्स रहते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे जो डिजीज़ काज होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। इसी तरह जो ओल्डर एज के पर्सन रहते हैं अप्रॉक्स वही जिनकी एज 65 या 70 से ऊपर रहेगी, ठीक है।
क्योंकि वहाँ भी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वहाँ पे इम्यूनिटी होगी वो वीक हो जाएगी, और जो लंग्स के फंक्शन होते हैं वो भी वहाँ पे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी कम होते जाते हैं। तो वहाँ भी क्या होंगे, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सन्स ऐसे रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ड्यू टू डिजीज़ के कारण, कोई ऐसी सीवियर डिजीज जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाए, जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, और कैंसर पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ मिलाइटस हो गई, CKD की कंडीशन हो गई, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट ऐसा है जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, तो वहाँ पे भी निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी होगी वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक होगी तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट यूजुअली रिजल्ट इन कंप्लीट रिकवरी। तो अगर यहाँ पे जो निमोनिया है, निमोनिया को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है, तो टाइम पे वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तब तो क्या होगा, ये डिजीज़ कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस में जैसे मान लिया उसका हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करवाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये वहाँ पे वायरल निमोनिया है, वायरस के थ्रू हुई है, या फिर बैक्टीरियल है, या फिर फंगल है। तो उसी के अनुसार वहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ड्रग्स का हम यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, या फिर सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो इन्फेक्शन है वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, और वहाँ पे जो लंग टिश्यू रहेंगे उनकी हीलिंग भी नॉर्मल होगी, ठीक है। वह मोस्टली आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई bacteria or viruses, inhalation of chemicals, trauma to the chest wall, and at the least of fungi, rickettsia yeast and helminths। तो मेनली अगर देखा जाए जो निमोनिया है, निमोनिया कौन के काज होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण निमोनिया काज हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, फंगल हो, ठीक है, या फिर कोई केमिकल्स होंगे उनके इनहेल करने से निमोनिया वहाँ पे काज हो सकती है। तो अगर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो रहती है वो कौन सी रहती है, बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया रहती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे निमोनिया काज होती है। तो मुख्य मेन काज कौन से हो गए वहाँ पे, बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया। अब बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, हीमोफिलस हो गया, क्लैप्सिला हो गया, ये बैक्टीरिया हो गए। निमोनिया जो वायरसेस रहते हैं, वायरस में जैसा तुम्हारा कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, RSV हो गया, तो ये भी निमोनिया काज करेंगे। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, टॉक्सिक गैसेज हो गई, केमिकल फ्यूम्स हो गए, ठीक है, जिनको हम इनहेल कर रहते हैं उनकी वजह से भी निमोनिया काज होती है, ठीक है। ट्रामा कंडीशन, अगर ट्रामा की कंडीशन हुई जिसमें चेस्ट वाल वहाँ पे डैमेज हो गई है, और जिससे वहाँ पे चेस्ट इंजरी के कारण वहाँ पे लंग्स में जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म हो गई वो इफेक्ट होगी, और वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा फंगल भी रहते हैं। फंगस में जैसे तुम्हारा रिकेट, फंगस के अलावा कैंडिडा हो गया, एस्परजिलस हो गया, ठीक है, इसके अलावा रिकेट्सिया, ईस्ट, हेलमिन्स, ये सब क्या करेंगे, निमोनिया काज होने के कारण बन सकते हैं। तो ये मोस्टली किस में काज करते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, इम्यून कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट कह सकते हैं जो रहते हैं, वहाँ पे निमोनिया ये काज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निमोनिया में भी लोबर सेगमेंटल आर लोब्यूलर हो गया, व्हेन लोब्यूलर एंड एसोसिएटेड विद ब्रोंकाइटिस इट इज कॉल्ड ब्रोंको निमोनिया। तो मेनली जो निमोनिया होगी लंग्स में इन्फेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले लोबर निमोनिया की बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे जो लंग्स की पर्टिकुलर एक लोब में निमोनिया का काज करती है, तो उसको क्या कहेंगे, लोबर निमोनिया कहते हैं, ठीक है। पूरा पर्टिकुलर एक लोब वहाँ पे इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेगमेंटल निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया में क्या होगा, वहाँ पे जो सेगमेंट्स रहेंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट्स, लोब्स के अंदर भी पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर छोटी सी एरिया रहेगा जहाँ पे इन्फेक्शन काज करेंगे, उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे सेगमेंटल निमोनिया कहा जाता है,
लॉब्यूलर निमोनिया, लॉब्यूलर निमोनिया में क्या होता है, जो वहाँ पे लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो लॉब्यूल्स होंगे वहाँ पे भी निमोनिया काज होती है, उसको लॉब्यूलर निमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया मतलब जो लॉब्यूलर निमोनिया होगी, लॉब्यूलर निमोनिया के साथ साथ वहाँ पे जो ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे, वो भी वहाँ पे इन्फेक्शन काज होता है, या फिर वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन काज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंको निमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा ब्रोंकाई से स्टार्ट होके जो आसपास की एल्वियोलाई होंगी वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, और फिर लंग्स के कई त्वची एरिया रहते हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी निमोनिया वहाँ पे जो काज होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो जो निमोनिया है मोस्टली मैंने बताया जो बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स या फिर कोई ट्रामा हो गया है या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से भी निमोनिया काज होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, लंग्स इफेक्ट, लंग में इन्फेक्शन काज होगा या लंग्स में इंजरी होगी, जिससे वहाँ पे जो एल्ब्यूलाई होंगी, एल्ब्यूलाई में इन्फ्लामेशन काज होता है। जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे फ्लूइड या फिर जो पस होता है उसका अकोमुलेशन होने लगता है एल्ब्यूलाई में। अब जब एल्ब्यूलाई में फ्लूइड या कह सकते हैं वहाँ पे पस का अकोमुलेशन होने लगा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अब जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी, कफ है, फीवर जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप होने लगती है, ठीक है, और वहाँ पे निमोनिया काज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। तो डिफिनीशन में सबसे पहले निमोनिया इज एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा स्पेशली द एल्व्यूलाई काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बताया जो निमोनिया है कैसी है, एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है जो डिजीज सडनली वहाँ पे स्टार्ट हो जाए और कम टाइम में वो वहाँ पे सारे सिम्टम्स को शो करने लगे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं, ठीक है। तो एक्यूट मैंने बताया एक्यूट इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन है। इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगी, इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन काज कर रहा है, इन्फेक्शन के कारण ही जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और लंग्स में इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन मेनली कहाँ पे होगा, वो लंग्स की जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहती है। लंग पैरेन्काइमा का मतलब होगा जो फंक्शनल टिश्यूज होंगे जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि एल्ब्यूलाई, ठीक है, एल्ब्यूलर सैक जिनको कहते हो, और उसके आसपास का जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो सारे वहाँ लंग पैरेन्काइमा में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या इफेक्ट होंगी, हमारी एल्ब्यूलाई होंगी जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब वहाँ पे तो इसी में क्या होता है, तो निमोनिया में यही है कि जो हमारी एल्ब्यूलाई होंगी वहाँ पे इन्फेक्शन काज होगा, इन्फ्लामेशन काज हो जाएगा, और इन्फेक्शन के कारण ही वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनके कारण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर कोई अदर वहाँ पे इन्फेक्शन हो, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लंग्स में पहुँचने के बाद वहाँ की जो इम्यून सेल्स होंगी उनको एक्टिवेट कर देंगे। अब जब इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी तो जो इन्फेक्शन होगा या फिर जो बैक्टीरिया होगा वे उसके अगेंस्ट वहाँ पे फाइट करने की कोशिश करेंगे, जिससे वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द इन्फेक्शन काजेज द एल्व्यूलाई टू फिल्ड विद फ्लूइड पस एंड इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट रिड्यूसिंग नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज एंड मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ एल्वेलाई में पहुँच जाएगा और वहाँ पे हमारी बॉडी जो इम्यून रिस्पांस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारी WBC हैं मोस्टली न्यूट्रोफिल्स हो गई, माइक्रोफेजेज हो गई, ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट करती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्व्यूलाई में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है बैक्टीरिया से वहाँ पे फाइट करेंगे, ठीक है। तो आप जब बैक्टीरिया से वहाँ पे फाइट करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया भी डेड होंगे, बहुत सारी WBC भी डेड होंगी, ठीक है। और जो हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा वो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट को प्रोड्यूस करेगा और वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड या फिर पस का फार्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फ्लूइड या पस का फार्मेशन होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे एल्व्यूलाई में अकुमुलेट होने लगता है, ठीक है।
तो नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। CO2 का मतलब CO2 में जो ब्लड में प्रेजेंट है CO2, उसको कहाँ लंग्स को भेजेगा, और लंग्स जो एल्वियोलाई को भेजेगा, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। लेकिन जब निमोनिया काज होगी तो वहाँ पे एल्वियोलाई में फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगेगा। अब जब फ्लूइड अकोमुलेट वहाँ पे हो गया है, पस फिल हो गया है, तब क्या होगा, प्रॉपर वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का अकोमुलेशन है। फ्लूइड अकोमुलेशन के कारण वहाँ पे प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगी, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे जो CO2 होगी वो भी रिमूव नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे ब्रीथलेसनेस या डिसअपनिया फील होने लगता है, ठीक है। और जब ब्रीथलेसनेस होगी तो क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को पाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर वहाँ पे हाइपॉक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, ये सारी कंडीशन डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनीशन सिंपल वर्ड में। इन सिंपल वर्ड्स, निमोनिया इज अ लंग इन्फेक्शन इन विच द एयर सैक बिकम इन्फ्लेटेड एंड फिल्ड विद फ्लूइड आर पस काजिंग कफ, फीवर, चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। तो मैंने बताया मेनली होता क्या है, जो निमोनिया होगी वहाँ पे लंग्स में जो इन्फेक्शन काज होगा वहाँ पे, तो जो एयर सैक होंगे, एल्वियोलाई होंगे, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब जो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगेगा तो एल्वियोलाई में वहाँ पे नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे पेशेंट में कफ और फीवर हो गया, चेस्ट पेन हो गया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ये सारे वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। कफ में क्या होता है, वहाँ पे लंग्स में म्यूकस का अकोमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फीवर में भी क्या होता है, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेगा और वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चेस्ट पेन भी हो गया, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ के टिश्यूज़ डैमेज हुए हैं, तो इस कारण से वहाँ पे चेस्ट पेन भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ने बताया था, क्योंकि वहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई में फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाता है। अब जब फ्लूइड अकोमुलेट हो गया है तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और वहाँ पे कह सकते हैं ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया टाइमली तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है ओवरऑल लंग्स में स्प्रेड हो सकता है, और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे, अब यहाँ पे कौन कौन से एनाटॉमिकल इन्वॉल्व्स का मतलब हो गया, कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं जो कि अफेक्ट होते हैं। तो निमोनिया में देखा जाए तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली कौन सा, हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वो इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैकिया से होके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और जो एल्वियोलाई रहेगी वहाँ तक ये डैमेज होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं डैमेज होगा तो हमारी जो एल्वियोलाई रहती हैं वो डैमेज होती हैं, क्योंकि यहीं पे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अब ट्रैकिया, जैसे ट्रैकिया में क्या होगा, जो वहाँ पे मेनली जो एयर रहती है, एयर को लंग्स तक पहुँचाने का काम होता है। तो जो बैक्टीरिया वायरसेस होंगे वो एंटर करेंगे वहाँ पे, तो सबसे पहले ट्रैकिया से ही होकर वहाँ पे जाएंगे एल्वियोलाई तक, ठीक है। तो निमोनिया तो ट्रैकिया में मेनली साइट ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्शन होगा उसका एक पाथवे रहता है जिससे इन्वॉल्वमेंट इसका रहता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई मेनली दो तरह रहती हैं, एक राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो दोनों राइट और लंग्स में वहाँ पे एयर को अंदर भेजने का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोंकाई होंगी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो म्यूकोसा होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ब्रोंकाई हैं और एल्वियोलाई हैं दोनों एक साथ अफेक्ट होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंको निमोनिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स भी ये कह सकते हैं एल्वियोलाई के पास तक रहती हैं, तो ये भी जो निमोनिया होगी, निमोनिया के दौरान वहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो भी वहाँ भी इन्फ्लामेशन
म्यूकस सिक्रीशन और स्वेलिंग वहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो एयर फ्लो जैसे क्या होगा, वहाँ पे जो एयर एक्सचेंज होगा, एयर फ्लो होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को ब्रीथलेसनेस की कंडीशन या फिर वीजिंग की कंडीशन फील होगी। ठीक है, इसके अलावा मेन साइट कौन सा रहेगा, एल्वेओलाई रहेगा, मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये क्या है, जो एल्वेओलाई होता है ये निमोनिया का मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि एल्वेओलाई क्या होगी, छोटे छोटे सैक्स होते हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, वायरस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एल्वेओलाई में पहुँच के हमारी जो इम्यून सिस्टम होगी उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, जिसके कारण जो एल्वेओलाई होंगी, एल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाएगा और वहाँ पे पस का फार्मेशन हो सकता है, इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट का फार्मेशन हो सकता है। ठीक है, डेड वाइट ब्लड सेल्स हो गए, WBC हो गए, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगी वो सारे अक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एल्वेओलाई होगी, एल्वेओलाई का जो साइक रहेगा, गैसेस एक्सचेंज जहाँ होता है वहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, फिर वहाँ पे ब्रीदिंग की कंडीशन डेवलप होगी। ठीक है, ब्रीदिंग होगी, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारी कंडीशंस वहाँ पर डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, इसके अलावा लंग टिश्यू पैरेन्काइमा भी इसमें इफेक्ट होता है। तो मैंने बताया था लंग टिश्यू पैरेन्काइमा क्या हो गई, हमारी एल्वेओलाई और उसके आसपास के जो टिश्यूज़ रहते हैं तो वो भी इसमें इफेक्ट होते हैं। तो ये फिर धीरे धीरे जो इन्फेक्शन होगा ओवरऑल वहाँ पे लंग्स में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें ट्रांसमिशन की, तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, किसके थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू। नोजल कैविटी हो गया या माउथ कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। फिर वहाँ से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेओलाई में वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो एल्वेओलाई में ही वहाँ पे इसका मेन साइट होता है इन्फेक्शन का, यहीं पे क्या करेगा, इन्फेक्शन काज करेगा, जिससे वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट होगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड का अकुमुलेशन होगा और वहाँ पे पस का फार्मेशन हो जाएगा, जिससे गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस होगा और वहाँ पे हाइपोक्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कफ है, फीवर है, ब्रीथलेसनेस, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मैंने पहले ही भी बताया, इसमें बहुत सारे जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा वायरसेस हो गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो कौन सा रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई रहता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया काज करता है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अलावा स्टेफिलोकोकस आइवरस, ये भी निमोनिया काज करता है। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया और क्लैप्सिला निमोनियाई हो गया, ये दोनों भी वहाँ पे निमोनिया काज करते हैं। जो क्लैप्सिला निमोनियाई होता है ये क्या करता है, ए टाइप का निमोनिया काज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनियाई भी क्या करेगा, निमोनिया काज करेगा। माइकोप्लाज्मा निमोनियाई क्या होता है, तो ये एक कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को जोकरा प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये इसलिए ही ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, केवल यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका जो शेप है और शेप हमेशा वेरिएबल रहता है, मतलब ये क्या करता है, प्लियोमार्फिक नेचर शो करता है। ठीक है, इसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती है। अब जब सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहेगी तो प्रॉपर इसका साइज शेप चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसको, तो ये भी क्या करता है, निमोनिया काज करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे बताया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, क्लैप्सिला निमोनियाई हो गया, तो जो क्लैप्सिला निमोनियाई है ये टाइप का निमोनिया काज करता है। इसके अलावा वायरसेस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस जिसको RSV वायरस भी कहते हैं, कोरोना वायरस, कोविड-19 हो गया, एडिनो वायरस, ये सब वायरसेस रहते हैं जो कि निमोनिया वहाँ पे काज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन की बात करें, फंजाई की बात करें तो कैंडिडा एल्बिगेंस हो गया जो कि रेयर केस में निमोनिया काज करेगा। इसके अलावा न्यूमोसाइट्स, ठीक है, जिरबोसाई, और इसके अलावा एस्परजिलस हो गया, एस्परजिलस
फ्यूमिगेटस, सिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम। तो ये काजेटिव एजेंट रहते हैं जो कि अलग अलग जगह पे निमोनिया काज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यही हो गए, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया और वायरल निमोनिया काज करते हैं। ठीक है, तो ये था निमोनिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, जिसको करके आप अपने मेडिकल को और कह सकते हैं अच्छा बना सकते हैं, कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से भी बेहतर बना सकते हैं और इस एक अलग हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको डॉक्टर या भी आपको ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होकर इसके बारे में आपको पेशेंट की हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें देख के उसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी फ़ी की बात करें तो इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक है, और अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके आगे।